Good morning. Today is the 8th lecture for the student of class 11. Okay. Before this, I have discussed about atomic mass and the numericals related to the atomic mass. Okay. And today we are going to discuss about the molecular mass, which is very important to solve the numericals related to the mole concept. Without knowing or how you can calculate the molecular mass of any compound, you cannot solve the particular problem related to the mole concept. Okay? So it is very essential topics of your syllabus. Okay? And today we are going to study about the molecular mass. आज जो बच्चों क्लास 11 का जो है लेक्चर नंबर 8 है, इसके पहले हम 7 लेक्चर दे चुके हैं, है ना। उसमें हम एटॉमिक मास के बारे में बताए हैं, आप उसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। एटॉमिक मास जब तक याद नहीं रहेगा तब तक मॉलिक्यूलर मास नहीं बनेगा। एज फॉर एग्जांपल हम बताए थे आयरन का एटॉमिक मास कितना होता है 56 AMU, याद है ना। मैग्नीज की कितना बताए थे बताओ 55 AMU। कॉपर कितना बताए 63.5 AMU। जिंक कितना बताए 65 AMU। क्रोमियम कितना बताए 52 AMU। इस तरह से हम एटॉमिक मास बहुत सारा जो है, आप लेक्चर नंबर 7 देखिएगा, उसमें बता दिए हैं कि 6 या 7, 6 में होगा या 7 में होगा। दोनों एटॉमिक मास से ही रिलेटेड, दोनों वीडियो एटॉमिक मास से ही रिलेटेड है। चूँकि वीडियो लंबा हो जाता है इसीलिए हम क्या किए, कुछ पार्ट 6 में पढ़ाए, कुछ पार्ट 7 में पढ़ाए। समझ रहे हैं ना। इसमें हम सब चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। एटॉमिक मास यूनिट क्या है, AMU के बारे में भी बताए हैं। AMU इसी को शॉर्ट में यू करते हैं। AMU के बारे में बताए, एवोगाड्रो नंबर के बारे में बताए हैं, मोल के बारे में बताए हैं, है ना। मोलर मास के बारे में बताए हैं। ये दोनों वीडियो जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, 6 और 7 जो एटॉमिक मास करके बताए हैं। इसी में हम आपको मोल के बारे में बताए, मोलर मास बताए, एवोगाड्रो नंबर के बारे में बताए, AMU के बारे में बताए हैं। ओके, एटम आयन मॉलिक्यूल क्या है इसके बारे में बताए हैं। इसीलिए 6 और 7 में इंटायरली यूजफुल वीडियो फॉर यू। ओके, आप पीछे वाला वीडियो जब तक क्लियर नहीं रहेगा तब तक आगे वाला वीडियो में आपको प्रॉब्लम होगा। समझ रहे हैं ना। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर मास, आणविक द्रव्यमान। मॉलिक्यूलर मास हिंदी में इसको कहते हैं आणविक द्रव्यमान। ओके, आणविक द्रव्यमान। यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, बिहार बोर्ड के जो बच्चे हैं उनको हिंदी में नाम लिखना ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन अब आप कॉलेज में आ गए हैं, 10th पास कर गए हैं तो कॉलेज में आ गए हैं, यहाँ आणविक द्रव्यमान नहीं लिखा जाता है। आप हिंदी मीडियम पढ़िए कि इंग्लिश मीडियम पढ़िए, यहाँ मॉलिक्यूलर मास ही लिखा जाता है। समझ रहे हैं ना। क्योंकि आप अभी बिहार बोर्ड से आए हैं, एडजस्ट कैसे करेंगे, इसलिए हम हिंदी इंग्लिश दोनों लिख रहे हैं आपके में ना सुविधा के लिए, लेकिन आप दिमाग में मॉलिक्यूलर मास रखें। तो सबसे पहले आप जानिए, आपको पढ़ा भी चुके हैं, फिर बता रहे कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। तो सबसे पहले आप जानिए मॉलिक्यूल क्या होता है। तो आप देखिए, ये है तुम्हारा ऑक्सीजन एटम। व्हाट इज दिस? ऑक्सीजन एटम। और ये है तुम्हारा दूसरा ऑक्सीजन एटम। एटम मीन्स परमाणु। अभी नहीं हम इसको परमाणु लिखे, परमाणु बोल दिए ना, ये भी रिकॉर्ड हो गया। उसका हिंदी क्या हुआ? परमाणु, उसको अंग्रेजी में कहते हैं एटम। तो मॉलिक्यूल कैसे बनता है? जब दो या दो से अधिक
एटम आपस में संयोग कर जाता है तो क्या बनता है बच्चों, बताओ? मॉलिक्यूल। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अणु। चलो लिखिए देते हैं। मॉलिक्यूल को हिंदी में क्या कहोगे? अणु। एटम को हिंदी में क्या कहोगे? परमाणु। आया समझ में? इसको पढ़ेंगे ऑक्सीजन एटम। ये भी ऑक्सीजन एटम। तो जब दो या दो से अधिक एटम आपस में सहयोग करते हैं, या इसका एटॉमिक ऑर्बिटल और इसका एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करता है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, जिसके फलस्वरूप क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है, अणु बनता है। तो मॉलिक्यूल में दो या दो से अधिक एटम रहेगा, जैसे O2 है, इसको कहेंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, है ना? तो तुमको हम बता चुके हैं कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16 AMU। पढ़ाए ना? तो ये भी तो ऑक्सीजन एटम है, इसका भी क्या होगा? 16 AMU, है ना? इसमें क्या है? O2 है, यानी दोनों ऑक्सीजन एक भी है। इसको क्या कहेंगे? 16 + 16 जोड़ देंगे, क्या होगा? 32 AMU, है ना? ये 32 AMU क्या हुआ? मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन का। एटॉमिक मास ऑक्सीजन पूछेगा तो कहोगे 16 AMU, और मॉलिक्यूलर मास कहेगा क्या कहोगे? 32 AMU। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं समझ में आ गया होगा कि किसी मॉलिक्यूल में जितना एटम है, सब के एटॉमिक मास को जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूलर मास। क्लियर? ऐसे देखो एग्जांपल हम देते हैं। H2O। H2O क्या है? मॉलिक्यूल है, समझना। H2O क्या है? मॉलिक्यूल है। इसमें कितना एटम? देखो इसमें जो है दो एटम हाइड्रोजन। H2 का अर्थ क्या हुआ? हाइड्रोजन का दो एटम है, और ऑक्सीजन के कितना एटम है? एक एटम। यानी एक मॉलिक्यूल में कितना एटम है? 3 एटम। ध्यान दिया, आपको पूछेगा यही सब जब आप न्यूमेरिकल बनाइएगा इसका यूज करेंगे। तुमसे पूछेंगे कि H2O के एक मॉलिक्यूल में कितना एटम, तो तुम कहोगे 3 एटम। कहेंगे कैसे? कहोगे सर दो हाइड्रोजन के एटम है और एक ऑक्सीजन के एटम है, इसीलिए टोटल कितना एटम हुआ? 3 एटम्स। आया समझ में? तीनों एटम के एटॉमिक मास को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? मॉलिक्यूलर मास। आपको बताया हाइड्रोजन के एटॉमिक मास 1 AMU, फिर ये हाइड्रोजन है 1 AMU, और फिर ये क्या है? ऑक्सीजन है 16 AMU। तो सबको जोड़ देंगे तो क्या होगा? 18 AMU। आया समझ में? आपसे पूछेंगे कि H2O का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, क्या जवाब दोगे? 18 AMU। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ उठता है, कहोगे कि सर एटम में आप एटॉमिक मास बता दिए, AMU हुआ 16 AMU, मैंने एटॉमिक मास यूनिट। यहाँ मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल है, तो इसको तो कहना चाहिए मॉलिक्यूलर मास यूनिट ना। तो आप एटॉमिक मास यूनिट इसको भी लिखें। एक्चुअली इसको भी एटॉमिक मास यूनिट AMU भी कहते हैं, इसको भी AMU ही बोला जाता है ना? तो अब कन्फ्यूजन न हो, यानी दोनों में यूनिफॉर्म करने के लिए, मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास को यूनिफॉर्म करने के लिए हम क्या लिख देते हैं? यू माना हो गया यूनिफाइड। अब यूनिफाइड यूज करेंगे, आप एटम के लिए भी यूज कर सकते हैं, मॉलिक्यूल के लिए। एटॉमिक मास पूछेंगे ऑक्सीजन का, आप कहिएगा 16, है ना? और मॉलिक्यूल को पूछेंगे O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, तो आप कहिएगा 32। यानी यू में ना यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब क्या हुआ? इसका यूज हम मॉलिक्यूल के लिए भी करेंगे, इसका यूज एटम के लिए भी करेंगे। ऑक्सीजन को कहिएगा 16U, और O2 मॉलिक्यूल रहेगा कहिएगा 32U। हालांकि AMU दीजिएगा वो भी ठीक है, U दीजिएगा वो भी ठीक है। नया कन्वेंशन में U चलता है, ओल्ड कन्वेंशन में AMU चलता है। समझ रहे हैं ना? कि मैंने कन्फ्यूजन नहीं हो, इसीलिए वर्ड क्या यूज किया गया है? U। तो मॉलिक्यूलर मास क्या है आपको समझ में आ गया होगा कि किसी मॉलिक्यूल में जितना एटम है, सभी एटम के एटॉमिक मास के योगफल को क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर मास। ओके, मॉलिक्यूलर मास।
sum of atomic mass, the sum of atomic mass of all the atom, the sum of atomic mass of all the atom present in a molecule is called molecular mass, is called molecular mass. Okay, किसी अणु में उपस्थित सभी परमाणु के परमाणु द्रव्यमानों का योगफल आणविक द्रव्यमान कहलाता है ना। ये डिफिनेशन को हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिख दिए, दोनों बोर्ड के बच्चों को काम आए। ओके, किसी अणु में जितना मॉलिक्यूल है, किसी मॉलिक्यूल में जितना परमाणु है, सभी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान का जो योगफल है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास। क्लियर हो गया। अब देखो इसका यूज जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा आता है ना, और 11 से लेके 12 तक आपको ये काम देना। जैसे देखो हम एग्जाम्पल में निकालते हैं आपको, सबसे पहला हल्का देते हैं CH4। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, मीथेन। कंपाउंड का भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या कहलाया, मॉलिक्यूल। समझ रहे हैं ना, मॉलिक्यूल कहिए या CH4 को क्या कहिए, मॉलिक्यूल कहिए या CH4 कंपाउंड कहिए, है ना। कंपाउंड के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल अणु। अब मीथेन का देखो पूछेगा मॉलिक्यूलर मास क्या, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या। सबसे पहले ये बताओ बच्चों, इस मीथेन मॉलिक्यूल में कितना एटम, बताओ तो। 5 एटम। कैसे, एक एटम कार्बन का, 4 एटम हाइड्रोजन, तो टोटल कितना है बताओ, टोटल 5 एटम है। यही सब न्यूमेरिकल में काम दे। इसमें पूछेंगे मीथेन के एक मॉलिक्यूल में कितना हाइड्रोजन एटम है, तो कहोगे 4। कितना कार्बन एटम है, 1। अब टोटल एटम कितना है, 5। अब 5 एटम के एटॉमिक मास को जोड़ देंगे तो मॉलिक्यूलर मास ना हो जाएगा। तो देखो कार्बन तो हो गया 12 AMU, हाइड्रोजन भी कितना हो गया 1 AMU। अब हाइड्रोजन है कितना, 4 बार लिखे AMU प्लस 1 AMU प्लस 1 AMU, है ना। क्योंकि 5 एटम तो सबको जोड़ेंगे कितना हो गया, 12 4 16 AMU। मीथेन का मॉलिक्यूलर मास पूछेंगे तो आप क्या कहिएगा, 16 AMU। अब तो 1 को 4 बार नहीं लिख के क्या लिख देते हैं, 1 × 4। क्या लिख देते हैं, 1 × 4। चूँकि हम इसीलिए ऐसे लिखे कि मॉलिक्यूल जो बनता है एटॉमिक मास के कॉम्बिनेशन से, एटॉमिक मास के जोड़ने से मॉलिक्यूल बनता है ना। जब 2 या 2 से अधिक एटम आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल बनते हैं। इसीलिए हम प्लस की यूज करते हैं, समझ रहे हैं ना। ऐसा नहीं कि एटम के मल्टीप्लाई करने से मॉलिक्यूल नहीं बनता है, एटम के जुड़ने से बनता है। इसीलिए हमने क्या किया, प्लस साइन की यूज किया। लेकिन इसको सॉल्व करने में सुविधा हो, और किसी में 12 एटम आ जाएगा तो उसको कितना लिखेंगे, 1 + 1 + 1 + 1, तब वहाँ लिख देते हैं 1 × 12। लेकिन आपको समझना है वहाँ भी क्या है, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 12 बार। ओके,
तो आपसे पूछेंगे कि मीथेन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, क्या जवाब दोगे? कहोगे 16 U या 16 AMU। या क्या हुआ, मीथेन के एक मॉलिक्यूल का मास। ओके, और तुमको कहेंगे मीथेन का मोलर मास क्या होता है, मोलर मास में एक मोल का मास, तब जवाब दोगे 16 ग्राम। समझ में आया? क्या जवाब दोगे? 16 ग्राम। ये सब पढ़ा चुके हैं, जस्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपको हम दे देते हैं जैसे C2H6, इसका नाम है इथेन, है ना। इसमें बता दो बाबू कितना एटम है टोटल। देखो इसमें जो है 6 एटम हाइड्रोजन, 2 एटम कार्बन, 6 2 कितना 8 एटम। इथेन में टोटल कितना एटम्स है? 8 एटम। हाइड्रोजन की कितना है? 6 एटम। कार्बन को 2 एटम। तो देखो इसका मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। अब देखो कार्बन का है कितना? 12। अब कार्बन 2 हो तो 12 प्लस 12 लिखें। इसी को शॉर्ट में क्या लिखें? 12 × 2 एम 12 एम प्लस 12 एम, इसका तो 24 एम, उसी को लिखिए 12 × 2। फिर देखो हाइड्रोजन के एटॉमिक मास 1 बताया। अब हाइड्रोजन है कितना? 6। 6 वाले भी लिखेंगे, इसी को क्या लिख देते हैं? 1 6 क्या एम, 12 दूनी 24 AMU प्लस 6 AMU कितना? 30 AMU। ऐसी बात क्या कहें? अब मॉलिक्यूलर मास क्या होता है समझ में आ गया होगा। अगेन पूछेंगे आपसे इथेन के एक मॉलिक्यूल का मास क्या होगा, कहिएगा 30 AMU। और पूछेंगे इथेन का मोलर मास क्या होगा। मोलर मास मतलब एक मोल का मास। एक मोल का मास मतलब 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल का मास जब पूछेंगे तब आप जवाब क्या दीजिएगा? 30 ग्राम। ओके, FeSO4 × 7H2O, इसको कहते हैं ग्रीन विट्रियॉल, हरा कशीस। पूछता है प्रैक्टिकल बिंदु को। इसका बताने के 2 मकसद। एक मकसद है कि आप फार्मूला जानोगे कि ग्रीन विट्रियॉल मतलब हरा कशीस का फार्मूला क्या होता है। कहेंगे FeSO4 फेरस सल्फेट × 7H2। समझ गए? ग्रीन विट्रियॉल फार्मूला क्या होता है? तो फेरस सल्फेट यानी FeSO4 × 7H2, इसके साथ 7 मॉलिक्यूल वाटर जुड़ा रहता है। इसका नाम क्या है? ग्रीन विट्रियॉल, है ना। अब इसमें तुमसे पूछ देंगे कि टोटल एटम कितना, टोटल एटम्स कितना, है ना। टोटल एटम्स कितना, क्या जवाब? आयरन के कहोगे सर 1 एटम है, सल्फर का 1 एटम है, ऑक्सीजन का 4 एटम। आया समझ में? Fe हुआ आयरन 1 एटम, सल्फर 1 एटम, ऑक्सीजन। अब देखो H2O के एक मॉलिक्यूल में कितना एटम है बताओ? 3 एटम है, 2 एटम हाइड्रोजन, 1 एटम ऑक्सीजन। अब H2O है कितना? 7। H2O जो है तुम्हारा है कितना बताओ? 1 2 3 4 5 6 7। सब में तो 3 एटम है, सब में 3 एटम है, यानी 1 7। अब इसी बात को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? 7H2। H2O को 7 बार नहीं लिखते हैं, H2O नहीं करके हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? 7H2। एक मॉलिक्यूल में है 3 एटम, एक मॉलिक्यूल में 3 एटम, तो 7 मॉलिक्यूल में कितना हुआ बताओ? 21 एटम हुआ। ये लाइन समझे? 7H2O का अर्थ समझिए, H2 7 है, तो उसी को शॉर्ट में लिखते हैं 7H2।
एक मॉलिक्यूल में ना 3, तो 7 मॉलिक्यूल में कितना हुआ? 7 पिया 21, 21 4 25 1 26 1 27। टोटल एटम कितना हुआ बताओ? 27। अब आप समझे कि नहीं समझे? अब इसका मॉलिक्यूलर मास निकालिए। मॉलिक्यूलर मास आयरन में कितना बताया? 56 m। सल्फर में कितना बताया? 32 m। ऑक्सीजन कितना? 60 m। क्योंकि ऑक्सीजन जो है कितना? 4 से मल्टीप्लाई कर प्लस। अब देखो वाटर पे कितना बताया? तुरंत 16 2 18 है ना। अब इसका कितना मॉलिक्यूल है? 7 मॉलिक्यूल। तो 7 से क्या किया? कोई दिक्कत नहीं। आयरन हुआ 56 AMU। और लास्ट में जो है AMU जोड़ है प्लस 32 प्लस 64 प्लस 18 5 90 48 78 से 18 सत्य 26 126। यहाँ लास्ट में क्या देगा? 18 सत्य 18 5 90 160 18 से 26 126 हो गया। अब जोड़ दो 6 4 10 10 2 12 12 6 18 8 9 1 2 1 3 6 3 9 9 3 12। अब 12 5 कितना होगा? 12 5 17 7 बाकी 1 1 1 कितना होगा? 278 AMU। याद रखिएगा, आपसे पूछेगा कि ग्रीन विट्रियोल हरा कैसिस का फार्मूला क्या होता है? कहिएगा FeSO4 × 7H2। एक क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन, इसके एक मॉलिक्यूल में कुल कितना एटम है? कहिएगा 27 एटम। कैसे? 21 एटम हो गया वाटर का, 4 एटम हुआ ऑक्सीजन का, 21 4 25, 1 एटम सल्फर का 26, 1 एटम आयरन, 27 एटम हो गया। समझ में आ गया? टोटल सब को जोड़ दिए, जोड़ लेना जो भी आ जाए, जो भी आ जाए वही उसका क्या होगा? इतना ओके। इससे क्या हुआ? आपको फॉर्मूला भी आ गया कि कैसे हम निकालते हैं ग्रीन विट्रियोल। उसके बाद एक होता है ZnSO4 × 7H2O। इसको कहते हैं वाइट विट्रियोल, उजला कशिश। वाइट विट्रियोल क्या होगा बच्चों? उजला कशिश। इसमें भी टोटल एटम कितना होगा? वही होगा, इसमें भी 27 होगा। समझ गए? इसमें भी कितना होगा? 27 होगा मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास जिंक कितना होगा? 65 AMU। सल्फर 32 AMU। ऑक्सीजन 16 AMU। वाटर 18 AMU। सबको जोड़ देंगे 65 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 26 से इतना क्या होगा? AMU सबको जोड़ देना, जो आ जाए वही क्या होगा? इतना आंसर ना। अब देखो यहाँ जोड़ दो 6 4 10 10 2 12 12 5 17 17 7 बाकी 1 2 1 3 6 3 9 9 3 12 12 6 18 8 बाकी 1 1 1 2। कितना क्या हो गया? AMU। एकदम याद रखना बच्चों कि इसमें भी टोटल एटम कितना होगा? 27 एटम्स। ऐसे हुआ, इसके पहले वाला हम बता चुके हैं। ये सब आपको इंटरव्यू सब में पूछेगा कि वाइट विट्रियोल फार्मूला क्या होता है। एक देखो होता है ब्लू विट्रियोल।
तो हमेशा पूछता है ब्लू विट्रियल CuSO4 into 5H2O, इसको कहते हैं ब्लू विट्रियल। नीला कशिश, नीला कशिश। इसमें देखो एक वाटर का कितना है, 5 दिया 15, 15 4 19, 19 1 20, 20 1 21, टोटल एटम कितना हुआ 21 एटम्स। ओके, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास कॉपर 63.5, सल्फर 32 प्लस 16 चौक 64 प्लस 18 पंचे 90 डायरेक्ट कर दिए, समझ रहे हैं। 16 चौका 64। अब देखो 4 4 2, पहले पॉइंट है, पॉइंट दे दिए। अब यहाँ 0 4 4 4 2 6 6 3 9 है ना। अब यहाँ 9 9 6 15 15 3 18 18 18 6 कितना 9 9 6 15 15 3 18 18 18 2 20 20 4 24, कितना क्या होगा इतना क्लियर हो गया। हम याद रखना ब्लू विट्रियल CuSO4 into 5H2, ग्रीन विट्रियल FeSO4 7H2, व्हाइट विट्रियल ZnSO4 into 7H2। इस तरह से हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। अब कुछ जो है कुछ तो फार्मूला लिख देते हैं, याद रखना है ना। फेरस सल्फेट FeSO4, फेरस सल्फेट इंटू अमोनियम सल्फेट इंटू 6H2, इसका नाम है मोहार साल्ट, मोहार साल्ट। फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट इंटू 6H2, इसका नाम क्या है मोहार साल्ट, है ना। अब मॉलिक्यूलर मास जानते करते सबको जोड़ दें। उसके बाद देखो एक आता है कार्नोलाइट, है ना। कार्नोलाइट देखो क्या है, KCl MgCl2 into 6H2, कार्नोलाइट। KCl पोटेशियम क्लोराइड इंटू मैग्नीशियम क्लोराइड इंटू 6H2, इसका क्या नाम है कार्नोलाइट। ओके, एक है पोटास एलम, पोटास एलम हुआ K2SO4 Al2SO4 Al2SO4 बोल 3 इंटू 24 H2O, इसका नाम है पोटास एलम, है ना। इसको फिटकिरी कहते हैं। हम लोग सैलून में जाते हैं ना, वो नाई लोग जो है दाढ़ी बनाने के बाद जो पत्थर घसता है गाल में, उसी का नाम क्या है फिटकिरी। उसी को क्या नाम है, केमिकल नेम है पोटास एलम। इसका फार्मूला हुआ K2SO4 इंटू Al2SO4 होल 3 इंटू क्या होता है इंटू 24H2O, यानी क्या हुआ पोटासियम सल्फेट इंटू एल्युमिनियम सल्फेट इंटू 24H2O। उसके साथ क्या रहता है, जुड़ा रहता है, इसी का नाम क्या हो गया पोटास एलम। कार्बोलाइट हुआ KCl MgCl 6H2, सबका एटॉमिक मास याद है बच्चों। पोटासियम सबका लिख दिए, वीडियो 6 7 देखिएगा। इसका क्या होता है 39, क्लोरीन 35.5, मैग्नीशियम 24, फिर क्लोरीन 35.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और वाटर 18 होता है, उसको 6 से मल्टीप्लाई करके निकालें। ओके, ये सब जो है इनऑर्गेनिक का कुछ है। मॉलिक्यूलर मास निकालने नहीं आएगा तो न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। 11 से लेके 12 तक जब हम क्लास पढ़ाते हैं तो देखते हैं कि बच्चों को मॉलिक्यूलर मास निकालने ही नहीं आता है, तो उससे आगे हिसाब बनेगा क्लास, उससे आगे का न्यूमेरिकल नहीं बनता। अब देखो कुछ ऑर्गेनिक का बता देते हैं। ग्लूकोज
C6H12O6 ग्लूकोज मॉलिक्यूलर मास अब देखो इसमें कार्बन का है 6 एटम, हाइड्रोजन का है 12 एटम, फिर ऑक्सीजन का है 6 एटम। कितना हो गया 12 6 18 18 6 24, टोटल कितना होगा 24 एटम्स। एक मॉलिक्यूल में 24 एटम। अब कार्बन जानवे करते हो 12 होता है, कार्बन है 6 तो 6 से मल्टीप्लाई किए, हाइड्रोजन को 1 होता है 12 से मल्टीप्लाई किए, ऑक्सीजन के 16 होता है तो 6 से मल्टीप्लाई किए, बचा के 72 AMU प्लस 12 AMU प्लस 16 के 96 AMU। आप सबको जोड़िएगा आएगा 180 AMU। तो अभी सबको याद में रखिएगा, प्रॉब्लम जैसे ग्लूकोज रहेगा फट से 180 बैठा देगा। कैसे आया समझिए ना, ये सब कॉमन हमेशा आपको आते रहेगा, इसको दिमाग में रखिए, है ना। अब देखो एक है C12H22O11, इसका नाम है सुक्रोज। सुक्रोज या इसी को कहते हैं शुगर, सुक्रोज शुगर। इसका मॉलिक्यूलर मास देखिए, मॉलिक्यूलर मास कैसे होता है। कार्बन है कितना 12, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिए, हाइड्रोजन 1 है 22 कर दिए, ऑक्सीजन 16 है तो मल्टीप्लाई कर दिए, इतना क्या किए AMU। अब सबको जोड़िएगा तो लास्ट में आएगा 342 AMU या क्या है, याद रखिएगा सुक्रोज या शुगर, सुक्रोज हुआ है ना, सुक्रोज या इसी को क्या कहिएगा शुगर, इसी का फॉर्मूला हुआ C12H22O11। हमेशा इस सबका यूज आता है, ये सब दिमाग जैसे ही आप सुक्रोज या शुगर देखिएगा फट 342 बैठा है ना, निकालने की कोई जरूरत नहीं, निकालिएगा समय लगेगा ना, डायरेक्ट बैठा देना है। जो प्रॉब्लम में यूज जाता है हम उसको बता रहे हैं। यूरिया NH2CO NH2, इसका नाम है यूरिया। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। नाइट्रोजन के कितना होता है बताओ, नाइट्रोजन के 2 एटम, एक यहाँ एक यहाँ, नाइट्रोजन 14 तो 14 समझा AMU लास्ट में। हाइड्रोजन में को 2 एटम यहाँ 2 एटम यहाँ 4 ना, तो 1 × 4। कार्बन में कोई 1 एटम है तो 12, ऑक्सीजन में 1 एटम है तो 60 AMU। अब सबको आप जोड़िएगा तो आ जाएगा 60 AMU। क्लियर हुआ। इस तरह से हम क्या करते हैं मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। देखो एक जो है बेंजीन में लिख के बता, इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा बेंजीन, इस तरह से, ये हुआ आपका बेंजीन। यहाँ देखो जितना भी कॉर्नर है सब कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, ओके। 6 कार्बन और प्रत्येक कार्बन पर एक क्या है हाइड्रोजन, जहाँ होता है C6H6। तो कॉर्नर को कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन हाइड्रोजन दिखाई नहीं पड़ रहा है। हम समझ रहे हैं कि प्रत्येक कार्बन पर क्या है एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, अंडरस्टूड है। हम दिखाते नहीं हैं, हम लिखते हैं इसी तरह से, है ना। या ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह से दिखा दीजिए, है ना। प्रत्येक कार्बन पर एक एक क्या है हाइड्रोजन है। यहाँ क्लियर हुआ, लेकिन शॉर्ट में हम इसी तरह दिखाते हैं। देखो मॉलिक्यूलर मास, यहाँ बताओ कार्बन कितना है
12, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाइड्रोजन कितना है 1, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बचा 72 प्लस 6 AMU इक्वल टू 78 AMU या क्या कहेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास बच्चों निकल जाएगा हमारे ख्याल से, है ना। इसी तरह से किसी का भी हम निकाल सकते हैं। फिनॉल यदि रहेगा तो वहाँ से H हटा के क्या करेंगे, OH जोड़ देंगे। इसका भी बताते हैं, सब टाइप को बता देते हैं कि दिक्कत नहीं होगा। बेंजीन है, इसमें OH लगा, इसका क्या नाम है फिनॉल। यहाँ देखो बच्चों अंडरस्टूड है, ये कार्बन है और प्रत्येक कार्बन पर हाइड्रोजन है लगा हुआ, है ना। और यहाँ से क्या किए, एक हाइड्रोजन हटा के OH लगा दिए, उसी का नाम हो गया फिनॉल। H हटा दिए, उसकी जगह OH लगा दिए। तो देखो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे। कार्बन है आपको 6, हाइड्रोजन देखो 1 2 3 4 5, रिंग की बात करेंगे 5 रिंग। अब चलो रिंग के बाहर क्या है, ऑक्सीजन 16 दे दिए, फिर हाइड्रोजन है क्या किए, 1 दे दिए, इतना बच्चा को 72 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1 AMU कितना होगा 6 1 7 7 5 12 12 2 14 4 बाकी 1 7 8 1 9 क्या होगा AMU। हम समझ रहे हैं कि आपको मॉलिक्यूलर मास निकालने आ गया होगा, क्योंकि हम सब टाइप का मॉलिक्यूलर मास आवाज आ रही है ना, हम आपको सब टाइप का मॉलिक्यूलर मास बता दिए हैं। आशा करते हैं कि आपको मॉलिक्यूलर मास निकालने आ गया। मॉलिक्यूलर मास जो है ना आपको 11 से लेकर 12 तक हमेशा इसकी जरूरत पड़ेगी, इसको जानना जरूरी है बच्चों, नहीं तो दिक्कत है। अब देखो AMU के बारे में हम आपको बता चुके हैं। 1 AMU 1.66 into 10 to the power -24 ग्राम बता चुके हैं। कैसे आया नया हुआ वीडियो 6 7 में आप देख लीजिएगा। उसी में एक जो है एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रोज नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं NA। M हुआ एवोगाड्रो, N माने नंबर। एवोगाड्रो नंबर देखो सब ऑब्जेक्टिव पूछता है 6.023 गुना 10 पर पावर 23 एटम मॉलिक्यूल किसी पदार्थ के एक मोल में, किसी पदार्थ के एक मोल में उपस्थित एटम आयन या मॉलिक्यूल की संख्या को एवोगाड्रो नंबर कहा जाता है, जिसका अमाउंट 6.023 गुना 10 पर पावर 23 के बराबर होता है। ऑब्जेक्टिव आएगा किसी पदार्थ के एक मोल में उपस्थित एटम आयन और मॉलिक्यूल की संख्या को एवोगाड्रो नंबर कहा जाता है। द नंबर ऑफ एटम आयन और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज नोन एज एवोगाड्रो नंबर which is equal to 6.023 into 10 to the power 20। ओके, अब 1 मोल क्या होता है ये भी बता दिए। 1 मोल इक्वल टू कितने होता है 6.023 into 10 to the power 23। क्या एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयन, ये पिछले वीडियो में बता दिए। उसके बाद बताए हैं मोलर मास, मतलब मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज नोन एज मोलर मास। ये सब 6 और 7 वीडियो में बता चुके हैं, आप देखिएगा। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम, मोलर आयतन, सब न्यूमेरिकल बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। मोलर आयतन, मोलर वॉल्यूम कहता है कि कोई भी गैसियस सब्सटेंस हो, चाहे वह अमोनिया हो या CO2 हो
या ऑक्सीजन हो, कोई भी गैसियस मोल है, कोई भी गैसियस सब्सटेंस है, और उसका जो एक मोल होगा, एक मोल बता चुके हैं, 1 मोल इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 क्या मॉलिक्यूल्स या एटम्स या आयंस। और एटम्स आयन मॉलिक्यूल क्या है, इसको भी हम 6-7 वीडियो में क्लियर किए हैं, अच्छी तरह से आप देखिएगा। तो कहता है कि कोई भी गैसियस सब्सटेंस जैसे CO2 है, अमोनिया, मीथेन, नाइट्रोजन है ना, गैसियस सब्सटेंस है ना, गैस है। और कहता है कि इसके 1 मोल का जो वॉल्यूम होगा, 1 मोल का जो वॉल्यूम होगा एट एसटीपी या एनटीपी हमेशा कितना होता है, 22.4 लीटर होता है, 22.4 लीटर होता है, या 22,400 सीसी होता है। इसी वॉल्यूम को हम लोग क्या कहते हैं, समझे हम क्या बोले। एनी गैसियस सब्सटेंस यदि हम उसका 1 मोल लेते हैं तो उसका वॉल्यूम माने आयतन एचटीपी माने स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर हमेशा क्या होता है, 22.4 लीटर होता है। इसी वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम कहा जाता है। द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ ए गैसियस सब्सटेंस एट एचटीपी इज इक्वल टू 22.4 लीटर व्हिच इज नोन एज मोलर वॉल्यूम। ओके, अब कहोगे सर एचटीपी क्या है, बता दें। हमेशा इस प्रॉब्लम का हम यूज करेंगे। द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल of a gaseous substance at STP or NTP is 22.4 meter, which is known as molar volume, which is known as molar volume। हिंदी और लिख देते हैं, मैं तो कंप्लेन आएगा अक्सर हिंदी नहीं लिखी, है ना। ओके, किसी गैसीय पदार्थ के 1 मोल का आयतन एसटीपी या एनटीपी पर 22.4 लीटर होता है, जिसे मोलर वॉल्यूम, जिसे मोलर आयतन कहा जाता है। इसको उतारिए। आप कहोगे सर एसटीपी तो लेके बताए, इसको बता लिख लिए, बता रहे इसको मिटाया जाए। बचपन से सब तरह के थ्योरी बता दिए ना, देखो न्यूमेरिकल इसके बाद जस्ट न्यूमेरिकल पर आ जाएंगे, जस्ट बताएंगे ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम आयन मास बताएंगे, बट फट से न्यूमेरिकल पर आ जाएंगे। ओके, अब देखो एचटीपी का क्या अर्थ होगा। एचटीपी हुआ स्टैंडर्ड टेम्परेचर
एंड प्रेशर, है ना। हिंदी हुआ मानक ताप एवं दाब, मानक ताप एवं दाब। एनटीपी क्या हुआ, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। एनटीपी के यूज जो करते हैं वही हुआ नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, वही हुआ सामान्य ताप एवं दाब, सामान्य ताप एवं दाब। तो सबसे पहले आप समझिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर कहते हैं इसको, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, टेम्परेचर को शॉर्ट में लिखते हैं टी है ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर इसको। तो देखो कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, यदि हम उस समय रिएक्शन का टेम्परेचर रखते हैं कितना, 0 डिग्री सी, कितना रखते हैं 0 डिग्री सी या 273 केल्विन रखते हैं, उस टेम्परेचर को बोला जाता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर। यहाँ कंफ्यूज नहीं करना, एक होता है रूम टेम्परेचर, कमरे के ताप, तो रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सी को माना गया है, लेकिन स्टैंडर्ड टेम्परेचर में हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और यदि हम उस समय टेम्परेचर 0 डिग्री सी रखते हैं या 273 केल्विन रखते हैं, उस टेम्परेचर को स्टैंडर्ड टेम्परेचर हिंदी में मानक ताप कहा जाता है। और स्टैंडर्ड प्रेशर का समझ, स्टैंडर्ड प्रेशर का अर्थ समझ, जब हम प्रेशर कितना लेते हैं 1 एटमॉस्फेयर, एटीएम को पढ़ते हैं एटमॉस्फेयर, एटीएम नहीं समझ जाना, वही एटीएम पैसा निकालने वाला एटीएम नहीं, एटीएम का अर्थ हुआ एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर या 760 मिलीमीटर Hg या 1.013 × 10⁵ क्या होगा पास्कल या इसी कहते न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। तो जब टेम्परेचर लेते हैं 0 डिग्री सी और प्रेशर लेते हैं 1 एटमॉस्फेयर, तो इसी कंडीशन को एसटीपी या एनटीपी बोला जाता है। और इस स्थिति में किसी भी गैस के 1 मोल होना कितना चाहिए, 1 मोल, उसका आयतन एसटीपी पर 22.4 लीटर होता है, जिसे मोलर वॉल्यूम कहा जाता है। समझ गए ना बच्चों, ये सब थ्योरी जब क्लियर रहेगा तो न्यूमेरिकल में कुछ नहीं है, न्यूमेरिकल तो फटफट बन जाएगा। थ्योरी जब तक क्लियर नहीं रहेगा न्यूमेरिकल कैसे बनेगा। हम डायरेक्ट न्यूमेरिकलो बता सकते थे, डायरेक्ट लिख देंगे कि ये फार्मूला आता है, ये फार्मूला आता है, उस पर हिसाब बताने लगे, है ना। उसके बाद आपको पढ़ा देंगे ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम आयनिक मास, बस फट से उस पर न्यूमेरिकल पर चले आएंगे, सारा न्यूमेरिकल बन जाएगा। एक ही मंत्र बताएंगे, एक ही फार्मूला बताएंगे, सारा न्यूमेरिकल डन हो जाएगा। और एक चीज बता देते हैं आप लोग को, अब जो है उम्मीद है 21 तारीख, उम्मीद है कि लॉकडाउन खत्म होती है तो कोचिंग इंस्टीट्यूट कॉलेज सब जो है अब शीघ्र ही आप लोगों का खुलने वाला है। और ये खुलता है उसके बाद ऑफलाइन पढ़ाएंगे, यानी क्लास में आप आइएगा, जैसे पहले पढ़ाते थे उसी तरह से पढ़ाएंगे। और तब तक क्या है, अभी जो हमारे पास साधन है YouTube के माध्यम से हम आपको पढ़ा रहे हैं। अब शीघ्र ही, डेट एग्जैक्ट तो नहीं बता पाएंगे, वो तो आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से या टीवी के माध्यम से पता चल ही जाएगा कि अब जो है आप लोगों की पढ़ाई ऑफलाइन स्टार्ट होने वाली है। यानी आप भागलपुर में आएंगे, लॉज हॉस्टल में रहेंगे और हमारे पास या कहीं भी जो पढ़िएगा वहाँ क्लास में जाइएगा पढ़ने के लिए, यानी ऑफलाइन आपकी अब पढ़ाई प्रारंभ हो जाएगी। आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहिएगा, मानसिक रूप से तैयार रहिएगा कि अब भागलपुर जाना है और क्लास में सर के यहाँ जाके पढ़ना है। तब तक आप यूट्यूब से पढ़िए। ओके, इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है।